हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फर्स्ट एड विच पार्ट 1 अकेडमी। शाम के 6 बज चुके हैं और आज देखेंगे विदाउट ऑप्शंस 50 एमसीक्यूज। यानी जो क्लास आपको सैटरडे को मिला करता था, याद करिए कि इस बार सैटरडे को क्लास नहीं हुआ। सैटरडे को सुबह नहीं हुआ, सैटरडे को शाम नहीं हुआ, लेकिन उसकी भरपाई करेंगे आज हम लोग शाम के 6 बजे। तो जल्दी जल्दी जितने लोग जुड़े हैं एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके। और आज मिलने वाला है आपको 20 सेकंड का टाइमर, और 20 सेकंड के टाइमर में आपको 20 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मैं जो आपको पढ़ाता हूं क्या वो बिल्कुल याद होता है या भूल जाते हो। विदाउट ऑप्शन का खेल यही है, क्योंकि आप देख पा रहे थे कि मंडे टू फ्राइडे आपको विदाउट ऑप्शन 5 क्वेश्चन दे रहे थे। तो कम से कम इस लिहाज से 5 × 5 = 25 एंड 25 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही हो जाते हैं। उस दिन टाइमर नहीं, आज टाइमर है, तो कम से कम आज सही सही जवाब देना भूलना मत। ठीक है, आ रही बात समझ में? 20 सेकंड टाइमर में। और यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी पे, जहां 15 जून से लगातार बैचेज जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। 22 तारीख से आकाश सर का मैथ आ जाएगा, फिर आपके आलोक सर के हिंदी, फिर रितिका मैम का रीजनिंग देखने को मिलेगा। यानी पूरी कंप्लीट टीम है आपके लिए काम कर रही है अकेडमी पे। यहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ तो हमारी क्लास है, फिर आकाश सर का, पहले आकाश सर की क्लास है, फिर हमारी क्लास मिलती है आपको, फिर रीजनिंग हिंदी मिल जाता है। वैसे ही बैच आपको वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां क्या है कि 1 घंटे का टाइम है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आता है। बस कोड यूज करना बाबा 10, ताकि आपकी सफलता बिल्कुल हाथ लगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको अकेडमी से जुड़ी चीज बताता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो स्पेशल क्लास होती है अकेडमी पे फ्री में, वो जरा कमेंट बॉक्स में बताना सर मैं ज्वाइन करता हूँ स्पेशल क्लास। क्योंकि स्पेशल क्लास की बात करेंगे तो सर मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल रात के 10 बजे बिल्कुल फ्री क्लासेस। कुछ नहीं करना बच्चों, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, वो खुद ले लेगा। अपने गोल सेलेक्ट करना, रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद मेरे नाम को सर्च करना, रोहित कुमार। जैसे ये सर्च करोगे मिल जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और फिर वहां पे नोटिफाई कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना। तो जब भी मेरी क्लासेस लगेंगे स्पेशल ना, वो आपको मैसेज पहुंच जाएगा। और यह वहां पे पता क्या है, रैंक पता चलेगा। मान लो 100 बच्चे, 200 बच्चे, जितने बच्चे जुड़ते हैं, तो ये आप अपने आप को जान पाओगे कि मेरी रैंकिंग कहां है उन बच्चों के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। और ये देखो, टेलीग्राम की बात करें, चैनल आपको है आपके लिए, जहां पे पीडीएफ आपको मिल जाता है क्लास के बाद, और ये ग्रुप जहां पे आप अपने क्वेश्चंस क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि 20 सेकंड में कौन आज का सूरवीर बनेगा, कौन आज का बेताज बादशाह बनेगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, जल्दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इज ऑल्सो नोन एज, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आसान सवाल। इससे आसान सवाल तो उम्मीद नहीं कर सकता आप रेलवे में भी, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे 1919 की जगह पे 1909 होता तो हम यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते। बात समझ में आ रही है? तो अंतर दोनों में यही है। और ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करेंगे, सबसे पहले वर्ड, पहली बार कम्युनल शब्द का यूज किया गया था किसमें? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। याद रहेगा बच्चे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। कई बच्चों के दिमाग में तिब्बत चल रहा होगा, कई बच्चों के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, मैं बताऊंगा नहीं, पहले टाइमर खत्म हो जाए फिर मैं जवाब दूंगा। लहोसे पर्वत श्रेणी की बात करें सर, ये नेपाल में है, तिब्बत नहीं, याद रखना। कहां पे? नेपाल में स्थित है, तिब्बत में नहीं। कई बच्चे के दिमाग में तिब्बत चलता है। तो नेपाल, काला पानी का विवाद अभी चल रहा है, आपको पता ही है। काला पानी कहाँ? तो उत्तराखंड में। नेपाल से कौन कौन से सीमा राज्य की सीमा लगती है? उत्तराखंड जिसका विवाद चल रहा है, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का सीमा लगता है किससे? नेपाल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, चलिए ये रहा टाइमर आपके सामने।
1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल की स्थापना किसने की है? बिल्कुल आसान सवाल सर, आसान इसलिए क्योंकि दो ही का तो नाम याद आता है, एनी बेसेंट का और इनका तिलक जी का। रिकॉर्डेड कह रहे हो, पाप लगेगा, माता रानी पाप देगी भर भर के, रिकॉर्डेड है, मतलब कुछ भी। देखो तो एनी बेसेंट ने कहा मद्रास के अड्यार में होम रूल की स्थापना की गई थी मद्रास में, ठीक है। तो अड्यार का है मद्रास में, लेकिन तिलक की बात करेंगे तो दो होम रूल लीग था बच्चे, पता है कि अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में। अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट ने किया था, सितंबर 1916 में किसने किया था? जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी, पहले कौन था, पहले किसका किया गया था, जल्दी बताओ भाई, कितनी बार पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले अप्रैल 1916 में पुणे में तिलक ने किया था, पुणे में तिलक ने किया था, याद रखना। और सितंबर में अडयार में एनी बेसेंट करती है, यानी पहले तिलक ने, इसके बाद एनी बेसेंट ने। तो अप्रैल में तिलक पुणे में, और एनी बेसेंट कहाँ? तो सितंबर 1916 में मद्रास में, याद रखना। पहले तिलक, हमेशा याद रखना, पहले तिलक लगेगा, इसके बाद एनी बेसेंट कुछ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में, सर सिंपल सा तो सवाल था, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल पृथ्वी का मैप। अगर 3 लड्डू बनाते आप, एक लड्डू कोर दिखाते, एक लड्डू मेंटल दिखाते, एक लड्डू दिखाते क्या, क्रस्ट। तो क्रस्ट की बात करें क्या होता है? सबसे पहले सर सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। तो सियाल में सिलिकॉन एल्युमिनियम क्रस्ट में, सीमा और मैग्नीशियम मेंटल में, नीफे और फेरस ऑक्साइड यानी कोर में। क्रस्ट की बात करें 1%, मेंटल की बात करें 83%, और कोर की बात करें तो 16%। ये क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। व्हाट इज विली विली? विली विली क्या है? विली विली क्या है? व्हाट इज विली विली, जल्दी भैया। विली विली सिंपल सा ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला चक्रवात है। एक कैसा चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। कैसा? उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल यानी क्या कहता है भाई साहब? तो 23.5 मकर रेखा कहाँ से इंटर करती है? ऑस्ट्रेलिया से इंटर करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 6। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं कहाँ? तो रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना, अरे सिंपल सा सवाल, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया। आयन मंडल, 5 वायुमंडल की बात करें तो कितने परत होते हैं भाई? ट्रोपोस्फेयर 6 मंडल हो गया, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर संताप मंडल हो गया, फिर मेसोस्फेयर मंद मंडल हो गया, आयनोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो जो जितने भी रेडियो संचार हैं, चाहे टीवी सिग्नल की बात करें, चाहे रेडियो सिग्नल की बात करें, सर ये कहाँ टकराता है? आयनोस्फेयर में तो टकराता है, आयन मंडल में तो टकराता है। उल्का की बात करें तो उल्का पिंड मेसोस्फेयर में। समताप मंडल में ओजोन परत है, ओजोन परत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? समझना,
किस सत्र में तिरंगा ध्वज फहराया गया था? आपको याद होगा, लाहौर कांग्रेस 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। तो कहां? रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे। और इसी समय सर कहा गया था 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक वर्ष हम झंडा फहराएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए भारत सरकार ने संविधान को लागू किया था। सरकार ही कहेंगे क्योंकि 1946 में सरकार का गठन हो गया था, अंतरिम सरकार का गठन हो ही गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्दी, क्या होगा? वेयर इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करेंगे तो सर ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। याद करिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा रीफ है, विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। भारत की बात करें तो कौन? लक्षद्वीप भी बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? अरे सर वो इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, क्योंकि पृथ्वी का अगर मैप देखोगे तो सबसे ज्यादा दूरी कहां हो सकती है? सबसे कम कहां होगा? पोल पे होगा। सबसे कम कहां होगा? पोल पे होगा। तो एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। और दो देशांतर के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और एक डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने पे हमें 4 मिनट का समय लगता है। क्या लगता है? 4 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10। पिरेनिस पर्वत किन देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? पिरेनिस पर्वत की बात करता है बच्चों, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच होगा, याद रखना। पिरेनिस पर्वत किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करेगा? तो पिरेनिस पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच का सीमा निर्माण करेगा। फ्रांस और स्पेन के बीच, किसके बीच? फ्रांस और स्पेन के बीच में। पिरेनिस पर्वत दक्षिण पश्चिम यूरोप में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। जो स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। याद रहेगा, पिरेनिस पर्वत कहां? दक्षिण पश्चिम यूरोप में पहाड़ों की एक श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ क्या होगा? जल्दी। उफ, काहे गलती करते हो यार? ना जानते हो तो स्किप करो ना, नहीं जानते हो स्किप कर दो। वेयर आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबमर्ज कैनियन? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहां पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन की बात करेंगे तो बेरिंग सागर में। क्या है सर? ये खाड़ी है, एक खाई, एक क्या है बच्चे? एक गहरी खाई है। सबसे गहरी खाई बेरिंग सागर में, जलमग्न खाई यानी घाटी की बात करें तो सर चैमजक कैनियन एक पानी के नीचे स्थित एक घाटी है जो बेरिंग सागर के बीच में स्थित है। सोचो कितनी बड़ी घाटी है, कहां पे? बेरिंग सागर में। यह पनडुब्बी घाटी सबसे गहरी है और समुद्र में चौड़ी घाटी के लिए बंधी है, निर्माण किया गया है। तो सबसे गहरी घाटी की बात करें, घाटी मतलब क्या हो गया? दो पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र उसे हम घाटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12। हु स्पोक्स? किसने कहा है
कि आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागता है। सर ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, यू नो दैट, कब? जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी आजादी की खुशी मनाने के लिए बिल्कुल तैयार था, और जवाहरलाल नेहरू लाल किला के प्राचीर पर थे, लाल किला पे। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कहती है कि जब आधी दुनिया सो रही है, तब हम स्वतंत्रता दिवस मनाने की सोच रहे हैं, यानी भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सर बिल्कुल आसान सवाल, लानोज। जैसे अर्जेंटीना में घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? पंपास। क्या कहते हैं बच्चे? पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, यूरोपीय क्षेत्र में और रसिया के आसपास प्रेरी कहते हैं, प्रेरीज। तो वैसे ही वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। क्या कहेंगे? लानोज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी। इन विच स्टेट इज द कोयल कारो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? कहता है क्या कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जैसे इस तरह का सवाल आता है, हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलने लगता है, चाहे मैं झारखंड के बारे में सोचूं, चाहे उड़ीसा के बारे में सोचूं, चाहे छत्तीसगढ़ के बारे में सोचूं, यानी जहां पे कोयल लगता है ना, कोयला से जो संबंधित है, वैसा भरम अपने दिमाग से निकाल देना। कोयल कारो विद्युत परियोजना भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पे? भारत के हिमाचल प्रदेश में लोकेट है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं जल्दी। बेसाल्ट जो चट्टान है, उसके रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो विच रॉक इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बेसाल्ट? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट एक प्रकार का चट्टान है, एम्फीबोलाइट एक प्रकार का चट्टान का रूप है, उसी का निर्माण होता है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें जल्दी। अरे आंसर लिख हो गया? चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। कहते हैं गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह किसके खिलाफ निर्देशित किया गया था? तो गांधी जी के अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करेंगे, ये मील माली के खिलाफ था 1918 में। अब थोड़ा सा डेप्थ में चल लेते हैं, टाइम तो बचेगा ना, 20 सेकंड में कुछ समझा दूं आपको। आंसर लिखो क्या? नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं। गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह की बात 1918 में मील मालिक के खिलाफ गया था। क्यों? क्योंकि मील मालिकों ने बोनस देने से मना कर दिया था। किसको? मजदूरों को। तो गांधी जी यहां आते हैं और पहली बार भारत में भूख हड़ताल की शुरुआत करते हैं। पहली बार भूख हड़ताल की शुरुआत करते हैं। और ये मिल मालिक कौन था? गांधी जी के मित्र थे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, साराभाई। गॉट इट? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे जल्दी। तकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकला माकन क्या कहोगे? कोरोना कहोगे क्या भाई? चाइना कह दो। तकला माकन मरुभूमि मरुस्थल कहां पे? चीन में स्थित है। तकला माकन चीन में स्थित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। बिल्कुल आसान सवाल, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। इससे आसान सवाल तो उम्मीद भी मत करना। नहीं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सेवन सिस्टर्स इन इंडिया? भाई पूर्वोत्तर भारत राज्य, भारत के पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों, क्या मान लो एक सांस में हिंदी हमें जवाब देना हो, एक सांस में आंसर कहने हैं, तो क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, जिसमें
सिक्किम अटैच नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है। क्या बच्चे? सिक्किम शामिल नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को हम 7 बहनों का राज्य कहते हैं। यानी कैसे याद रखें सर? एटीएम आना मम्मी। दैट मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपके 7 राज्य हैं जिसमें सिक्किम अटैच नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी, ये बिल्कुल नया सवाल मिलेगा आपको देखने को। बिल्कुल नया सवाल। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भारत के किस गांव और शहर में एक टावर है? सोचो, जिन्ना के नाम पर है। गुंटूर। अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना गुंटूर कहां है। देखो मैं थोड़ा सा वेट कर लूं। गुंटूर कहां है? जल्दी, गुंटूर कहां है? अरे सर, आंध्र प्रदेश में। तो जिन्ना टावर आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका नाम पाकिस्तान के पिता, पाकिस्तान के जनक, पाकिस्तान के फाउंडर, या कहते हैं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया है। और यह शहर महात्मा गांधी रोड पर शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में अभी भी मौजूद है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सरगासो सर अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखना। सरगासो कहां? अटलांटिक। अटलांटिक की बात करें तो इट इज द बिजिएस्ट ओशियन, बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्त महासागर। क्यों सर? सबसे ज्यादा बंदरगाह, सबसे ज्यादा पोर्ट इस महासागर में, सबसे ज्यादा पोर्ट, इसलिए तो व्यस्त है। किसके लिए व्यस्त है? तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर अगर है तो अटलांटिक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब तो बताओ क्या होगा? द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें बच्चों तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के केवड़िया नर्मदा नदी पर है। गुजरात के केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, याद रहेगा। तो सर इस परियोजना से लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश भी है, तो महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है। इतने राज्य लाभान्वित हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से। यानी कितने? मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2, राजस्थान 3, गुजरात 4, 4 राज्य लाभान्वित हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जल्दी, 22 हुआ है, अभी 25 में स्कोर पूछेंगे आपसे। यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा लाइक तो कर दो, शेयर सेशन को जरा शेयर कर दो। मानस किस नदी की सहायक नदी है बच्चे? ब्रह्मपुत्र नदी। मानस किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की बात करें कई नामों से जाना जाता है सर। सांगपो तिब्बत में, सांगपो तिब्बत में, यारलुंग जांगबो जियांग चाइना, और बांग्लादेश में जमुना। फाइनली मिलती है किस रूप में? तो सर ये मेघना के रूप में मिल जाती है फाइनली। क्यों? क्योंकि जमुना गंगा जो पद्मा के नाम से जाना जाता है इसमें मिलेगा, दोनों के सम्मिलित रूप को पद्मा कहेंगे। एक नई नदी मेघना बांग्लादेश में मिलती है पद्मा में, और फाइनली ये मेघना के रूप में गिर जाती है कहां? बांग्लादेश में। याद रहेगा मानस किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी। जब 1953 में 1953 की बात कर रहे हैं,
आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सा उसकी राजधानी बनी थी? यानी जब आंध्र प्रदेश का राज्य अलग हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो सर जब तेलंगाना अलग नहीं था तो हैदराबाद राजधानी थी, अभी अमरावती राजधानी है। तो उस समय इसकी राजधानी कौन थी? कुर्नूल। जब 1993 में 53 में आंध्र राज्य पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ है, राजधानी कुर्नूल थी, याद रखना। कहां? कुर्नूल। तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी हिस्से में 11 जिले राजधानी के रूप में कुर्नूल के साथ नए आंध्र राज्य बन गए और पहले मुख्यमंत्री तंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु, जिसे आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र का शेर कहते हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी देखो कितने नए नए जानकारी आपको मिल रहा है आज। ये पहली बार क्वेश्चन देखा होगा आपने, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं आपको। काहिरा या इजिप्ट की बात करें, मिस्र की बात करें, किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो मिस्र कहां? अफ्रीका है सर। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र मिस्र की बात करें, किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, चलो बिल्कुल ये आज की घटना जैसा है। क्यों ऐसा मैंने कहा बताएंगे, अभी पहले जवाब दे दो क्वेश्चन नंबर 25 का। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? यानी जब दैनिक ज्वार भाटा आती है तो समय का अंतर क्या होता है? 24 घंटे में 24 घंटे 52 मिनट में। यानी एक बार जो ज्वार आता है बच्चे, ये दैनिक ज्वार भाटा की बात करता है, समय अंतर क्या होगा? 24 घंटे 52 मिनट। यानी इसको कैसे समझे? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट। क्यों ऐसा किया मैंने? रीजन बिहाइंड कि चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को हम टाइडल कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ना को हम ज्वार कहते हैं, और फिर आगे बढ़कर नीचे गिरना उसे हम सागर की ओर लौटना उसे हम भाटा कहते हैं। तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। सबसे ज्यादा किसकी ग्रेविटी काम करेगी? तो पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटी। क्यों? सूर्य दूर है पृथ्वी से, सूर्य दूर है पृथ्वी से। तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। अब इसको डिजाइन करो, देखो 6 घंटे 13 मिनट में एक बार ज्वार आया और फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आएगा। यानी क्या हो गया? 12 घंटे 26 मिनट। तो दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, 2 बार ज्वार भाटा आता है। इसीलिए 12 दूनी 24 घंटे 56 मिनट लिखा हुआ था आपके जवाब। 56 मिनट लिखा होता जवाब। क्लियर होगा? 24 घंटे 56 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बताओ क्या होगा। सब ट्रिक जो बताते हैं, ट्रिक नहीं याद रखोगे बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कहते हैं ट्रिक याद रखो। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो विच टू कंट्रीज कम आफ्टर चाइना एंड इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन? तो जनसंख्या के घटते क्रम की बात करें तो आपको याद होगा रुक, चीन, अबा, भारत। ऐसे ही क्या? नहीं, CIA एंड IB पाकिस्तान गए। ये है जनसंख्या के आधार पे क्रम देश का। तो चाइना नंबर 1, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 इंडोनेशिया, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 पाकिस्तान। यानी चीन के बाद इंडिया, इंडिया के बाद क्या हो गया? A फॉर अमेरिका, और फिर I फॉर इंडोनेशिया। वही तो था कि जनसंख्या से घटते क्रम में चीन और भारत के बाद, तो चीन और भारत के बाद अमेरिका और इंडोनेशिया देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां? इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, जरा मार्क्स शेयर करो, जरा बताओ कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं सबके, जल्दी। अगर 26 में 20 प्लस हैं
बिना गलत किए हुए, तो बहुत बढ़िया मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जल्दी। लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती सर, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं करता, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता है, तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है आरबीसी में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं, केंद्रक है ही नहीं। केंद्रक रहेगा तभी तो, कि है केंद्रक, केंद्रक नहीं है, केवल लामा और कैमल, कैमल और जिराफ में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। नहीं सर, पावर हाउस। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो, आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए। बिल्कुल आसान सवाल, केवल हिंट आपको मिलना चाहिए। कहता है ब्लड वेसल्स की बात करें, रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनाता, क्यों बनाएगा? हिपैरिन नहीं है क्या? यानी अंदर क्लॉट नहीं बनेगा हिपैरिन प्रोटीन के कारण, और बाहर क्लॉट बनाना जरूरी है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, चलिए जल्दी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? 102। भारत का रैंक क्या होगा? 102। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि सर टॉप पे कौन है और बॉटम कौन है, दोनों चीजें, टॉप भी देखना है और बॉटम भी देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी बताओ क्या होगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़, आपको याद होना चाहिए, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है वहां, यूनिवर्सिटी है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास ना सर, अगर आप देखोगे दलितों के लिए इन्होंने कार्य किया है। कौन? गुरु घासीदास ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित और विनियमित करता है? तो सर आंख की पुतली, आंख की पुतली क्या करता है? उसे कंट्रोल करता है और विनियमित करता है। याद रखना, कई लोग पीपल मारते हैं, गलत है ये। पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए परितारिका, परितारिका यानी प्यूपिल खुलती और बंद होती है। कंट्रोल करने की बात कर रहा है, ये नहीं कहता कि कौन कंट्रोल करेगा। पुतली परितारिका के केंद्र में उद्घाटन है जहां प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, केंद्र में खुलता है जहां प्रकाश आंखें में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी क्या होगा? बहुत करंट्स पढ़ते हो आप लोग, बहुत करंट अफेयर्स पढ़ते हो। सर मैं 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ता हूं, बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32? तो वन विभाग ने मुकर्ती नेशनल पार्क में फायर लाइनों के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। यह राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। यानी अब सीधा सा क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुकर्ती नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे?
तमिलनाडु में स्थित है। नेशनल पार्क याद रखना, क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी। मिथुन एक मवेशी की नस्ल है। मिथुन एक मवेशी की नस्ल है जो कहाँ, किस राज्य में पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन एक मवेशी की नस्ल है, यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जितने सारे जो पूर्वोत्तर राज्य के साथ, चाहे आप म्यांमार की बात कर लो, चाहे आप भूटान की बात कर लो, म्यांमार के साथ भी सीमा लगता है और भूटान के साथ भी सीमा लगता है। यानी देखेंगे तो म्यांमार में पाया जाता है, भूटान में भी पाया जाता है, ठीक है। भूटान के साथ एक ही, भूटान के साथ नहीं, सॉरी, भूटान के साथ नेपाल की सीमा लगेगा, याद रखना, क्योंकि इधर नेपाल है, बीच में सिक्किम है और इधर भूटान है, ठीक है। और इधर अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार इधर आ जाएगा जो अलग मैप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया था? द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड, इसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा? रगनार फ्रिस्क के द्वारा। किसके द्वारा? रगनार फ्रिस्क के द्वारा ये वर्ड दिया गया, और ये ऐसे सवाल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो क्या है, किसी और दिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, क्योंकि अभी तो रैपिड फायर है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजराइल की मुद्रा क्या है? साकाल है क्या? इसको ऐसे ही याद रखा मैंने, साकाल। साकाल तो नहीं है, सेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम है इजरायली सेकेल। कैसे याद रखा? साकाल याद रखा इसको मैंने, नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए निकाय द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग, कम वेग यानी न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? अरे सर, इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो है इसके वेलोसिटी। तो खिंचाव से बचने के लिए जो न्यूनतम वेग लगेगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 37, जब आय की वृद्धि के साथ उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है तो ऐसे उत्पाद को सुपीरियर गुड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सुपीरियर गुड्स कहेंगे। मेरा इनकम बढ़ा, भाई जब इनकम बढ़ेगा तो हम अच्छे गुड्स मांगेंगे ना, सुपीरियर गुड्स तो मांगेंगे। क्या कहेंगे? सुपीरियर गुड्स कहेंगे। तो पहले चाय पीते थे, अब कॉफी पियेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करेंगे तो सर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1939, जल्दी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2019 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 80 है। सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। भाई सोमालिया के डाकू कौन याद नहीं है? किसे याद नहीं है?
सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, चलिए बताइए क्या होगा। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की सूची में कौन से खिलाड़ी सबसे पहले स्थान पर थे? तो ये था रोजर फेडरर, जो कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के बच्चे? ये स्विट्जरलैंड के हैं, याद रखना। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी। नेम द ग्लैंड्स दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड, नोन एज मास्टर ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और यही है जो सारे ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसका भार 0.6 ग्राम है बच्चे। ठीक है, 42, संविधान के किस संशोधन से शब्द समाजवादी को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? यू नो दैट, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से अब तक एक ही बार प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया। 3 वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता, यानी अखंडता। 3 वर्ड जोड़े गए, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जोड़े गए। कहाँ दिया गया प्रस्तावना? तो सर ये यूएसए से लिया गया, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम भारत के लोग, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 43, अब रेलवे की धूम है, रेलवे से क्वेश्चन तो रहेगा ही। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 43, आपस में चटियाओ मत, बताओ। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, भैया बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे होंगे, सिकंदराबाद। कौन? सिकंदराबाद, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर, डेड सी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर या डेड सी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे आसान सवाल ये भी, सारा कुछ लिखा हुआ है, केवल आपको टाइम बताना है कि कब लड़ा गया था। सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है, देख लो क्वेश्चन में। कौन सी लड़ाई शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम की सहयोगी सेनाओं ने रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति हेक्टर मुनरो। सर ये कहता है भैया 1764 बक्सर की लड़ाई, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। एक तरफ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव की सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था, जिसमें ये जो ट्राई पावर है वो हार जाता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 46, चलो जल्दी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल, अरे सिंपल सा सवाल था ये। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47,
चलिए, औरंगजेब मुगल बादशाह की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अरे सर, ये तो लास्ट मुगल बादशाह था ना। भाजसा याद रखो। देखो, बाबर 1526 में आया, 1530 में मृत्यु हुआ। हुमायूं की 1556 में, अकबर का 1605 में, जहांगीर का 1627 में, शाहजहां का 1658 में, 1666 में, औरंगजेब का 1707 में। सारा तो याद है मुंह पे, ऐसा याद रखो ना, ऐसा याद रखोगे कहीं भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी। याद रखना, पटना में। जब लिखने की बात होगी याद करिए, नारे और नेता हमने कराया था जीके के नजर में, देखते नहीं, देखो फायदा होगा। तो ये थे आज के सेशन। कैसा लगा सेशन जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मजा आया हो, समझ में आया हो, कुछ नया सीखा हो, और मार्क्स अपने शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स आप उठाए हैं, ठीक है। और सर अनअकैडमी पे जो मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक लेखपाल का कोर्स चल रहा है और एक पॉलिटी शुरू होने वाला है इस सप्ताह में, जो जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिटी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। यू कैन ज्वाइन, बस कोड यूज करना बाबा10, जहां पे बिल्कुल फाउंडेशन बैच चलेंगे आपकी, बिल्कुल फाउंडेशन बैच। कैसे जुड़ना है मैं ये बता दूं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे रात के 10 बजे फ्री क्लासेस चलते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, रात के 10 बजे रेलवे के लिए। तो कैसे जुड़ना बच्चे? जुड़ने का तरीका सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर में जाके, फिर ओपन करना, मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालने के बाद 6 डिजिट का ओटीपी डालना, ओटीपी डालने के बाद अपना जो 3 लाइन बना है यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना, एसएससी गोल सेलेक्ट करना, रेलवे गोल सेलेक्ट करना, आपका यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें जुड़ना चाहो। सपोज मैंने, मान लो कि मैं एसएससी एग्जाम तैयारी करना चाहता हूं, या फिर मैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता हूं जिससे मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो सारे एग्जाम क्लियर हो, एसएससी एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा सर कितने मंथ का, तो मैं हमेशा कहता हूं सर मैक्सिमम कम से कम 12 महीना, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा 3 से 4 महीने समझने में सर सारा। तो 12 महीने का फी अगर मैं बात करूं तो 6000 है। जैसे बाबा10 कोड यूज करोगे 5500 हो जाएगा, 5400 फी हो जाएगा। जैसे फिर प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, अप्लाई करोगे, जैसे पेमेंट करना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, लेकिन बस रेफरल कोड याद रखना बाबा10, ठीक है बच्चे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करना भर के। और ना समझ में आए तो सर कैसे जुड़े, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।